चलिए बच्चों, आज का हमारा जो है टॉपिक, इसमें ट्रांजिस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्या होता है ट्रांजिस्टर, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड यदि आपका कंप्लीट है, तो नो डाउट ट्रांजिस्टर में आपको मज़ा आने वाला है, अच्छा लगेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, वो आप ये बताएंगे ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। क्या है? करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। इसमें दो जंक्शन, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। इसमें दो जंक्शन, दो पीएन जंक्शन, तीन लेयर होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके आप ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर में तीन लेयर होते हैं, डायोड में दो लेयर होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, डायोड में आपका एक जंक्शन होता है। तो अगर हम दो डायोड लें और दोनों डायोड को किसी भी तरीके से आप उसको बैक टू बैक अगर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपका एक क्या बन जाएगा? ट्रांजिस्टर बन जाएगा। बैक टू बैक का मतलब पी पी एक साथ कनेक्ट हो, यानी एक साथ कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि हम अलग कर दिए उसको। ठीक है, तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर आपका क्या है? पहला लाइन, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है। इसमें कितने जंक्शन होते हैं? टू जंक्शन। इट हैज टू एंड थ्री लेयर। ठीक है, इसमें जो थ्री लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? थ्री लेयर्स आपके अगर हम बात करें, कौन कौन से होते हैं? कलेक्टर, बेस, अमीटर। ये आपके पास तीन इसमें लेयर होते हैं। जब भी इसको बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर, जो आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसको जब बनाया जाता है तो बहुत बेसिक टर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी भी पी टाइप या एन टाइप मटेरियल को, मान लीजिए हमने बताया पहले हम हम आपसे एनपीएन बना रहे हैं, तो कहेंगे पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच कर दें। क्या कर दें? सैंडविच का मतलब उसके बीच में हम उसको कंप्रेस कर दें। मतलब ये हमारे पास, मान लीजिए ये पी टाइप मटेरियल है, मतलब ये पी टाइप मटेरियल है, इसको हमने बीच में लिया। ये रेड वाले को आप मान लीजिए ये पी टाइप मटेरियल है, हमने इधर से एक एन टाइप लिया, एन टाइप इधर से लिया, दोनों के बीच में एक पी टाइप डाल दिया, तो ये बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या है कि अगर हम एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच कर देते हैं तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। सिमिलरली अगर हम एक एन टाइप का मटेरियल बीच में ले, साइड में दो पी टाइप के मटेरियल लें और इसको सैंडविच कर दें, तो ये हमारा क्या बनता है? पीएनपी बनता है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर हमारे टाइप ऑफ, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर ठीक है, दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एनपीएन और एक आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक चीज और, आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर शब्द किससे बना है, तो आप कह सकते हैं ट्रांस प्लस स्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। इसका क्या मतलब होता है? और ये आपका स्टर जो है ये दिखाता है कि सॉलिड डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? सॉलिड डिवाइस है। ट्रांसफर क्या मतलब? ट्रांजिस्टर को डिफाइन करने का एक और तरीका है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो पावर ट्रांसफर करता है। क्या करता है? पावर ट्रांसफर करता है। कहां से? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एम्पलीफिकेशन जब वो कर रहा होता है एक ट्रांजिस्टर का, एज एम्पलीफायर जब आप यूज करते हैं, तब वो हमेशा पावर ट्रांसफर करता है एमीटर से, एमीटर बेस से कलेक्टर बेस की तरफ। मतलब आपका एमीटर कॉमन होता है, मतलब कलेक्टर एमीटर, आपका एमीटर और बेस कॉमन होता है, और उधर आपका कलेक्टर और एमीटर, एमीटर बीच में कॉमन होगा, तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट मिलेगा, और एमीटर और बेस के बीच में हम इनपुट देते हैं, तो पावर का ट्रांसफर होता है। मोस्टली जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो आपका कॉमन एमीटर मोड में ही यूज होता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे अभी आगे। तो आपको ये चीज भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांसफर द पावर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसको अगर हम लोग बनाएं, मैं पहले सिंबल बिल्कुल इसका बना रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को हम
ऐसा बनाएंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आपका n होगा, ये p होगा और ये n होगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइड में आपका जो टर्मिनल लगेगा इसको हम बोलेंगे क्या, अमीटर टर्मिनल, अमीटर। यहाँ पे जो कनेक्टेड होगा इसको क्या बोलेंगे, बेस। और यहाँ जो कनेक्ट होगा यहाँ, सिमिलरली ऐसे इसमें भी p n p, यहाँ आपका लगा होगा क्या, अमीटर, यहाँ लगा होगा बेस, यहाँ लगा होगा कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने फिगर में ही बताया है, इसका जो है विड्थ कम है, इसका सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। मीन्स आपके पास जो 3 टर्मिनल हैं, पहले हम विड्थ के आधार पे अगर बात करें, अगर हम इन लेयर की विड्थ के आधार पे बात करें, विड्थ ऑफ लेयर की अगर हम बात करें, तो आपका सबसे पहले कौन सा आता है, कलेक्टर की विड्थ ज़्यादा होती है, फिर एमीटर और फिर आपका मतलब बेस की सबसे कम विड्थ होती है। अगर हम डोपिंग की बात करें, डोपिंग ऑफ लेयर, तो अगर हम डोपिंग की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा एमीटर की डोपिंग ज़्यादा होती है, किसकी, एमीटर की डोपिंग ज़्यादा होती है, फिर आपका कलेक्टर, फिर आपका बेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक आइडिया इसके बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कौन किसकी विड्थ ज़्यादा होती है और किस में डोपिंग ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है भाई एमीटर में डोपिंग ज़्यादा करने का, एमीटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं एमीटर बेस कलेक्टर के बारे में, टर्मिनल के बारे में समझाना चाहें, तो आप समझिएगा कि एमीटर जो आपका होता है, एमीटर नाम से ही स्पष्ट है, एमीटर मतलब होता है उत्सर्जन, उत्सर्जित करना, ठीक है ना। क्या उत्सर्जित करता है, कैरियर को यहाँ से उत्सर्जित करता है, ठीक है। डोपिंग ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स, मतलब जो कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स, वो ज़्यादा होते हैं, तो इसका काम होता है उत्सर्जित करना, मतलब ये कैरियर्स को उत्सर्जित करता है। बेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बेस मतलब सपोर्ट देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। बेस प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, तो ये सिर्फ सपोर्ट प्रदान करता है। और कलेक्टर एमीटर से आने वाले कैरियर्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एमीटर से आने वाले कैरियर को कलेक्ट करता है। तो ये तो बेसिक इसका फिनोमिना हो गया। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, ये तो आपका इसका ब्लॉक डायग्राम एक तरीके से हो गया, जनरल डायग्राम। अगर हम इसके सिंबल की बात करेंगे, तो ये आपका होता है बेस, एमीटर और कलेक्टर। ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। अगर ये करंट आउटवर्ड है तो मतलब ये ट्रांजिस्टर कौन से प्रकार का है, एनपीएन, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन इनवर्ड है तो ये आपका हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि एक ट्रांजिस्टर आपका 2 प्रकार का होता है, ऐसे हम इसको बनाते हैं। बेस, एमीटर, कलेक्टर के बारे में आपने सीख लिया, ये इसका सिंबल है। सबसे ज़्यादा हम लोग आगे जब यूज़ करेंगे तो यही बार बार यूज़ होगा, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा, बार बार यूज होगा। हम आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी बताएंगे, ट्रांजिस्टर को हम जब बायस करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो कैसे ये काम करता है, हम उस पर भी बात करेंगे। बेसिक आइडिया इसका यदि आपको लग गया हो तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इसमें जंक्शन है, यहीं पे थोड़ा सा हम आपको बता दें, जो आपका जंक्शन है ये पी एन जंक्शन, एक जंक्शन ये हो गया, ये पी एन जंक्शन, दूसरा जंक्शन ये हो गया। तो चूंकि ये जो जंक्शन है ये हमारा किसके किसके बीच में है, एमीटर और बेस के बीच में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन। क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन। और यहाँ पे जो जंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, या सिंपली इसको नाम से जाना जाता है कि कभी भी आप जब इसको पढ़ते हैं, बहुत सारी बुकों में ऐसे सीधे लिख देता है एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। क्या बोलते हैं, एमीटर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन। इसको आप कैसे समझेंगे, जो जंक्शन कलेक्टर के साइड पे है उसको हम कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे, और जो जंक्शन एमीटर के साइड पे उसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर जंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है। अब देखिए जब हम इसके बायसिंग की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के, जब हम ट्रांजिस्टर की किसकी बात करेंगे, बायसिंग की, तो बायसिंग में क्या चीज़ें हमें ध्यान देना होगा,
कैसे हम इसको बायस करते हैं, कैसे हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ईच एंड एवरी कंडीशन, आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का एमीटर और बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज इज इन फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, जो आपका एमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज इज इन रिवर्स बायस। ठीक है, हम इसको रिवर्स बायस में रखते हैं। इसका क्या रीजन, इससे क्या होता है, आप देखिए जब भी जो जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, जैसे हमारा जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इस जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस जंक्शन का रेजिस्टेंस लो होगा, लो रेजिस्टेंस। आपको पता है भाई, जब भी कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करेंगे तो वो रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में है तो सीबी जंक्शन पर आपका या कलेक्टर जंक्शन पर जो डिप्लीशन लेयर होगा, विड्थ, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होगा। हाई रेजिस्टेंस क्यों है, रिवर्स बायस में। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि जब हमारा रेजिस्टेंस हाई है तो अक्सर जब आप अभी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको पढ़ाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्यों हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बायसिंग में जब हम बायसिंग करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, कॉमन एमीटर मोड, कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड, तो वहाँ पे एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि किस मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट एम्पिडेंस ज़्यादा होता है, आउटपुट एम्पिडेंस कम होता है, किस में इनपुट कम होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये एक जो बेसिक कंपैरिजन हमारा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसको हम लोग यहीं से समझ सकते हैं। यहीं से कैसे समझ सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जिधर आपका एमीटर जंक्शन आपका पड़ा, इनपुट साइड में अगर एमीटर जंक्शन पड़ा तो क्या होगा, हमेशा वहाँ का रेजिस्टेंस लो होगा। आउटपुट साइड पे एमीटर जंक्शन पड़ा तो रेजिस्टेंस आउटपुट का लो होगा। ठीक है ना, और कलेक्टर जंक्शन जिधर पड़ेगा उधर का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। अगर इनपुट साइड पड़ा तो ज़्यादा, आउटपुट साइड पड़ा तो आउटपुट साइड का ज़्यादा। बात समझ में आया। तो अब ये जब हम बायसिंग पढ़ेंगे तो उसमें जरा सा थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो वो चेंज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो याद करने का कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो यही है कि आपको पता है कि एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में। अब आप एक क्वेश्चन इस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरीके से काम करता है तब तो ये फिनोमिना गायब हो जाता है। तो हम उस केस की भी बात करेंगे। स्विच का मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करता है और कट ऑफ रीजन में काम करता है। तो जब हम रीजन की बात करेंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे कि सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड होते हैं और कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात अलग से करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे। जनरली जो हमारी बायसिंग हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर को, ताकि वो वर्किंग मोड में आ सके, उसको हम एसी सप्लाई दे के काम करा सकें, वो हमारा यही होता है कि एमीटर जंक्शन को हम क्या करते हैं, एमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आपका विड्थ जो होती है डिप्लीशन लेयर की कम होती है और लो रेजिस्टेंस होता है। कलेक्टर जंक्शन में आपका रिवर्स बायस होने की वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमें और भी पॉइंट समझने हैं। हमने आपको बताया, ये कंप्लीट चीज़ें हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, कलेक्टर जंक्शन को हम लोग लार्ज क्यों रखते हैं, कलेक्टर जंक्शन को हम लोग लार्ज क्यों रखते हैं। जो आपका कलेक्टर लेयर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको लार्ज क्यों रखा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लार्ज रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, हमने आपको बताया कि जो आपका कलेक्टर जंक्शन होता है डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होती है और हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेट ज़्यादा होता है। क्या, पावर डिसिपेशन मतलब पावर लॉस ज़्यादा होता है। कहाँ, कलेक्टर जंक्शन पे। और कलेक्टर जंक्शन पे जब पावर लॉस ज़्यादा होगा तो वहाँ हीट ज़्यादा होगी,
और हीट ज़्यादा होगी तो उसको सहने के लिए हमें इसका जो है विड्थ क्या रखना होता है, ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, उसको हम लोग जो है फिलहाल मैनेज कर सकें। उसके बाद और पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी कभी कभी पूछ लेता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होते हैं क्या, होल्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा पी टाइप्स है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम अभी इसको हम बीजेटी भी बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी इस पर भी हम बात करेंगे बीजेटी क्यों बोला जाता है। यहाँ पे पीएनपी में होल्स होते हैं। ठीक है, और आपका एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, क्या मोबिलिटी ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। ठीक है, इसकी मोबिलिटी कम होती है, इसका मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी की तुलना में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब है यहाँ पे द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब है यहाँ पे आपके पहली बात तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अभी आप यूनी जंक्शन भी आप देखेंगे। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कलेक्टर विड्थ ज़्यादा क्यों होती है, एनपीएन में मेजॉरिटी क्या होता है, पीएनपी में मेजॉरिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा होता है, क्यों होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसके हम वर्किंग पे बात करेंगे थोड़ा सा कि ट्रांजिस्टर हमारा वर्क कैसे करता है। ट्रांजिस्टर के हम वर्किंग पे आएंगे। हमने आपको बताया कि एक ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर का एमीटर जंक्शन हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस में। तो कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस में है, एमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में है। किस तरीके से ये काम करेगा ये हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और छोटा सा हम यहाँ आपको बता दें कि किस तरीके से दो डायोड्स को हम जोड़ करके ट्रांजिस्टर बनाते हैं। देखिएगा, समझिएगा, हम डायोड लेते हैं, एक डायोड ये हो गया, ठीक है ना, हम एक डायोड और लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों को बैक टू बैक कनेक्ट करना है, मतलब एंटी, ऐसा नहीं करना है कि मतलब जबरदस्ती जो है। ये देखिए, ये इसका पी साइड होता है, ये दोनों का ये पी साइड होता है, ये बीच में एन साइड। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बना, ठीक है। अगर यही उल्टा कर दिया जाए तो ठीक है ना, एमीटर बेस कलेक्टर, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका जो होता है, इस तरीके से आप डायोड का प्रयोग करके ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। हम वर्किंग पे बात करेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। हम एक ट्रांजिस्टर कोई भी एनपीएन या पीएनपी लेकर के समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है इसको ऊपर लिखते हैं, देखते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये पी साइड, हम लोग पीएनपी ले लेते हैं या एनपीएन ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने पीएनपी ले लिया, यहाँ पे हमारा, ठीक, यहाँ पे पी टाइप होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। एन टाइप में ऐसे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे पी साइड में अगर आप देखेंगे तो पी साइड में क्या मिलेगा, फिर से वही,
ठीक है। अब देखिए P को जब हम N से कनेक्ट करते हैं, हमने आपको बताया कि ये ध्यान दीजिएगा, ये P साइड है, ये N साइड, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ऐसे समझिएगा। यहाँ पे हम अगर इसकी बायसिंग करेंगे, सप्लाई इसको देंगे, तो हमने आपको बताया है ये PNP है, तो यहाँ पे समझिए हम हमें एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करना है और कलेक्टर जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स। तो आप थोड़ी देर के लिए कलेक्टर जंक्शन को भूल जाओ। मान लो ये एक PN जंक्शन डायोड है, इसको फॉरवर्ड करने के लिए P को बैटरी के पॉजिटिव और N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड। अब अगर हमें इसको हमें चूंकि बेस को कॉमन करना है यहाँ पे वर्किंग समझने के लिए, अगर हमें इसको रिवर्स करना है JC को, तो P को हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से, P को किससे कनेक्ट करते हैं। अब ये जो बच गया इसको उल्टा कर दो, ये प्लस। पहले हम P को कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, P को किससे कनेक्ट किया, निगेटिव। अब जो बच गया उसको प्लस से यहाँ से जोड़ दिया। बात समझ में आया। तो ये इस तरीके की बायसिंग होगी। तो आप समझिएगा ये P साइड है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से, ये N को निगेटिव, और यहाँ ये P साइड है तो इसको बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे। क्यों निगेटिव से जोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि हमें रिवर्स बायस में रखना है, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, इस बात को समझिएगा, करंट कैसे फ्लो होगी इसको समझिएगा। चूंकि ये जंक्शन आपका, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो यहाँ डिप्लीशन लेयर बहुत कम होगा, हम डिप्लीशन लेयर बहुत हल्का दिखा रहे हैं, और ये आपका रिवर्स बायस है तो यहाँ डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होगा। नो डाउट आप ध्यान रखिएगा, ये डिप्लीशन लेयर में ये फ्री कैरियर्स नहीं होंगे, और यहाँ पे कलेक्टर वाले पे नहीं दिख पा रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा यहाँ मीटर वाले पे। तो ये आप समझिए, ये यहाँ पे डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस में है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। अब ये काम कैसे करेगा, कैसे करंट अंदर बाहर, कैसे, क्यों हमने PNP ट्रांजिस्टर में करंट हमने अंदर की तरफ क्यों लिया है मीटर में, यहाँ बात आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेगा। यहाँ से निगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसको पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ रिपेल करेगा, ये कलेक्टर टर्मिनल है इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ से आपके होल्स बहुत सारे उत्सर्जित होते हैं, आप कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे होल बहुत सारे होंगे एमीटर साइड पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चल के इधर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चल के इधर आते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चल के इधर आएंगे तो इसके होल्स के साथ क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन, और जब ये इसके होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, निगेटिव आयन। मान लीजिए यहाँ पे 100 होल हैं, मतलब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 100% मान लीजिए होल हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10% आपका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी क्या है, कुछ यहाँ पे होल्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, 100% ही मान लीजिए। अब देखिए इसको थोड़ी देर भूले रहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, 10% इसके इलेक्ट्रॉन को, होल्स को खा जाएगा, और जब इनके होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लेगा तो यहाँ पे 10% इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि होल्स तो यहाँ से खत्म हो गया, ये निगेटिव आयन बच जाएंगे। इनको बैटरी क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर, तो ये निगेटिव आयन जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, इसलिए करंट ऊपर की तरफ जाएगा। करंट किधर जाएगा, तो आप देखिए एमीटर करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। इसलिए जब हम ये सिंबल बनाते हैं, तो इसमें PNP में एमीटर करंट किधर दिखाते हैं। इसी तरीके से NPN का जब वर्किंग पढ़ेंगे तो आप ये बाहर आता हुआ दिखेगा। हमेशा आपको पता है कि निगेटिव आयन या निगेटिव चार्ज के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ के होल्स, ठीक है, यहाँ के होल्स इधर आ पाएंगे या यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे कि नहीं। तो आपको पता है N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, ठीक है। N टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, P टाइप में होल्स मेजॉरिटी होते हैं। यहाँ पे रिवर्स बायस में है, यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, होल्स बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इधर क्या है, निगेटिव आयन है, ये निगेटिव आयन, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन जो है ये इजिली जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इजिली जब जंक्शन को क्रॉस कर लेंगे, क्यों क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स में आते हैं, मतलब N साइड में होल्स, ये मतलब पॉजिटिव आयन, और P साइड में इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। तो ये इजिली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इजिली क्रॉस करके अगर यहाँ से निगेटिव आयन जो होंगे, निगेटिव आयन इधर आएंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ के बच्चों जो निगेटिव थे वो कुछ इधर आ गए, इनके होल्स को खा गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। अब उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ अंदर से क्या जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर, तो निगेटिव चार्ज जब अंदर जाएगा इसमें कितना, 10%, कितना, तो यहाँ पे एक करंट आएगी जिसको हम बोलते हैं क्या,
भाई इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, तो यहाँ नीचे आएगी बेस करंट। सिमिलरली ऐसे यहाँ से इसके जो होल्स हैं, इसके जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आ जाएंगे इसके होल्स के साथ बैलेंस करने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका, या आप कह सकते हैं ये जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इनको खींच लेगा अपनी ओर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ निगेटिव टर्मिनल से निकल के अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ करंट फ्लो होगा कलेक्टर करंट IC। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टर करंट क्या फ्लो होगा, IC। मतलब एक ट्रांजिस्टर जो आपका होता है, यहाँ पे देखिए एमीटर से करंट इंटर तो कर रहा है लेकिन बाहर कहाँ से आ रहा है, बेस से, और मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि एमीटर करंट इक्वल टू होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। एमीटर करंट जो होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का क्या होता है, समेशन होता है, ठीक है। आप इसको दूसरे शब्दों में समझिए, अभी मैं NPN ले रहा हूँ तो उसको हम आपको समझाएंगे। देखिए हम NPN ले लेते हैं यहीं पे, आप इसी में समझ लीजिए ऐसे NPN, थोड़ा ज़्यादा इजीली आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 100% इलेक्ट्रॉन है, इससे समझना थोड़ा इजी होता है। 100% इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, होल्स, तो इसके होल्स में मान लीजिए ये 2% क्या कर लेंगे, इनके होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। 98% कहाँ आ जाएंगे, कलेक्टर में, 98% कलेक्टर में आ जाएंगे। मतलब 100% निकले, 2% यहाँ होल के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लिए, 98% कहाँ आ जाएंगे, कलेक्टर में। तो अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हुई तो ये निगेटिव टर्मिनल अंदर क्या भेजेगा, इस वजह से करंट क्या फ्लो होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन 2% यहाँ होल्स को खा गए, 2% यहाँ होल्स को खा गए, तो जब होल्स खत्म हो गए तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन बचा होगा ना, निगेटिव आयन। उस निगेटिव आयन को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बाहर की ओर खींच लेगा, कहेगा तुम इधर आ जाओ भाई, अब तुम वहाँ रह के करोगे क्या। तो फिर यहाँ से अंदर की तरफ करंट जाएगी, कौन सी, बेस करंट। सिमिलरली 98% यहाँ क्या आया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से उत्सर्जित हुआ, इसमें 2% खत्म, 98% यहाँ पहुँच गया। तो अब ये जो एन साइड है, एन टाइप, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कहेगा भैया हम तुमको यहाँ रख के क्या करेंगे, 98% तुम वहाँ से यहाँ आ गए, तुम ऐसा है चले जाओ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और करंट फिर इधर अंदर की तरफ जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो इसका वर्किंग है आप ऐसे समझिए, चाहे आप ट्रांजिस्टर NPN ले लीजिए या PNP ले लीजिए, अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है तो बेस और कलेक्टर पे करंट क्या होती है, इंटर करती है, ठीक है ना। तो आपने वर्किंग इसका समझ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। इसमें क्या वर्किंग में आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये फिगर बना करके आपको सिंपली ये फॉर्मूला लिख लेना है कि यहाँ पे जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। और कभी भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हम बेस एमीटर करंट को 0 कर दें, मतलब एमीटर साइड को सप्लाई से हटा दें, उसके बाद भी एक माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो इधर कलेक्टर करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट या सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, लीकेज करंट या सैचुरेशन करंट। तो उस पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, अभी बस आप सिर्फ इसको इतना आप एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे लीकेज करंट क्या होता है। चलिए देखते हैं, फिलहाल अगला टॉपिक हमारा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, या हम कह सकते हैं कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। सिंपली हमने अभी तक ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताया, जो बेसिक उसका कंस्ट्रक्शन था, कैसे काम कर रहा था, ये सारी बातें हमने देख लिया। अब बात करेंगे कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो एक जो ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है उसमें सिंपली आप जानते हैं कि कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर का हम यूज़ कहीं पे करेंगे तो एटलीस्ट हमें 2 टर्मिनल इनपुट्स के लिए चाहिए, 2 टर्मिनल क्या चाहिए, आउटपुट के लिए चाहिए। तो 2 इनपुट्स टर्मिनल 2 आउटपुट टर्मिनल, मतलब 4 टर्मिनल होने चाहिए किसी भी डिवाइस को 2 पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। पोर्ट क्या होता है, पेयर ऑफ 2 टर्मिनल्स, आपका एक सिंगल पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 ही टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल है, तो हम कौन सा 2 इनपुट पे लेंगे, कहाँ से 2 आउटपुट पे पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, कहाँ, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों में। तो इस प्रकार से जब ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल है, तो ध्यान दीजिएगा
ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है तो टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। मतलब एक बार एमीटर कॉमन होगा तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक बार बेस कॉमन होगा तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3 प्रकार के बनते हैं। तो एक बनता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और एक बनेगा कॉमन कलेक्टर, और एक आपका बनेगा कॉमन एमीटर। ये 3 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है वो इनपुट आउटपुट साइड पे कॉमन होता है। बेस टर्मिनल कॉमन होता है इनपुट आउटपुट साइड, बेस टर्मिनल कॉमन होता है, हम सीधे कॉमन लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका कलेक्टर आपका क्या होता है, कॉमन होता है, और यहाँ पे आपका जो होगा एमीटर कॉमन होगा। एमीटर टर्मिनल अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है यही कॉन्फ़िगरेशन हमारा, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है या एज ए एम्पलीफायर यूज होता है, एज ए एम्पलीफायर यूज्ड होता है, ठीक है। या सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इसी का यूज करते हैं, कॉमन एमीटर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का भी यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, सब आगे हम लोग बात करेंगे कि किसका कहाँ पे यूज होता है। तो ये 3 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तीनों कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे, इस पे देखते हैं। जो कॉमन बेस, जो टर्मिनल जिसमें हम कॉमन रखेंगे उसको कॉमन बेस बोलते हैं। देखिए हम सबसे पहला शुरू वही कर रहे हैं, कॉमन बेस से ही शुरू कर रहे हैं। कॉमन बेस में होता क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लेंगे, ये इसका बेस टर्मिनल होगा, यहाँ एमीटर टर्मिनल होगा, यहाँ कलेक्टर होगा। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं, सब में सबसे ज़्यादा एनपीएन प्रेफरेबल है। अब यहाँ से आगे जो भी हमारा फंक्शन होगा हम उसमें एनपीएन लेकर चलते हैं। एनपीएन में करंट बाहर की तरफ आती है ना, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस हमारा कॉमन है और यहाँ पे कलेक्टर पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसे हम कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पे हमें आउटपुट लेना होता है। अब देखिए अगर हमारा बेस कॉमन है तो ये किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है। हमें एमीटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड रखना है, तो पी को बैटरी के पॉजिटिव और एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से इसको हमेशा क्या करना है, रिवर्स बायस में, तो एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ जो करंट आ रही है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर करंट। यहाँ जो करंट जाएगी वो बेस करंट, यहाँ जो करंट आएगी वो, तो यहाँ पे एमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा इनपुट दिया जा रहा है, वो बेस और एमीटर के बीच में है। किसके बीच में, आउटपुट जो लिया जा रहा है वो कलेक्टर और बेस के बीच में है। मतलब यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा इनपुट वोल्टेज आपका, जो इनपुट होगा वो इनपुट कहाँ दिया जा रहा है, बिटवीन बेस एंड एमीटर, और आउटपुट जो है बिटवीन बेस एंड, ठीक है। यहाँ पे जो एमीटर करंट होगी आई, इसी को हम बोलेंगे इनपुट करंट, क्या बोलेंगे। और जो यहाँ पे कलेक्टर करंट होगा आईसी, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट। और यहाँ पे कलेक्टर पे जो होने वाला, यहाँ रेजिस्टेंस के क्रॉस जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा ICRC, यही वोल्टेज ड्रॉप हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पे यही हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए
अगर इतनी बात आपको समझ में आ गया, जब भी हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल इनपुट साइड आउटपुट साइड पे कॉमन है। आपको ये सप्लाई प्रॉपर करने आना चाहिए कि सप्लाई हमने कैसे किया। हमेशा ईच एंड एवरी सिचुएशन आपको क्या करना है, एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करना है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। इतनी कहानी इसमें क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, कुछ फैक्टर आएंगे। कौन कौन सा फैक्टर आता है वो हम लोग देखते हैं। कॉमन बेस में सबसे पहला आपका आता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मतलब चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। हम सबसे पहला फैक्टर लिखेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। आउटपुट करंट ये है, इनपुट करंट ये है, तो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट कब, ये किस सिचुएशन में लिया जाता है। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि इसके लिए भी कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। डायरेक्टली आई सी अपॉन आई ई तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VBE वोल्टेज और यहाँ VCB वोल्टेज है। जब ये सिचुएशन हम लेंगे तो हमारा VCB क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है ना। VCB क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू आपको मिला IC अपॉन IE। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं IC अपॉन IE। तो यहाँ आप IC इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, अल्फा लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फा IE। अब आपको पता है कि सिर्फ इतना ही तो होता नहीं है, सिर्फ इतना ही होता नहीं है। जब भी कभी एमीटर करंट अगर आप शून्य कर देंगे, जब भी कभी आप एमीटर करंट आप शून्य कर देंगे तो एक करंट आती है रिवर्स साइड में। कौन सी करंट आती है, ICBO। ICBO मतलब क्या, मतलब है यहाँ पे समझिएगा, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ सप्लाई हटा दें और IE को हम क्या कर दें, जीरो कर दें। जैसे हम यहाँ सप्लाई हटाएंगे IE जीरो होगा, तो इस सप्लाई की वजह से यहाँ पे ये जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो एक स्मॉल करंट फ्लो होगी। इसी कलेक्टर करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ICBO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टर और बेस के बीच में फ्लो होने वाला क्या, स्मॉल लीकेज करंट, जिसको हम बोलते हैं ICBO। तो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट होता है, ये कलेक्टर करंट टोटल तो इस एमीटर करंट की वजह से आया, लेकिन अगर ये एमीटर करंट जीरो हो जाए तो भी यहाँ पे एक स्मॉल करंट आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ICBO, ठीक है ना। इसको आप रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो अगर हमने ये इक्वेशन कंप्लीट की IC इज इक्वल टू, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ICBO समझ में आया ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। रिवर्स सैचुरेशन करंट लिख सकते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन एमीटर करंट इज जीरो। बात समझ में आया। अब चूंकि आपको पता है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस, तो हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस अल्फा IC, डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ICB। तो हम इसको अल्फा IC को यहाँ ले लें, तो IC माइनस अल्फा IC, यहाँ हो जाएगा अल्फा IB प्लस ICBO, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे IC कॉमन ले लें अगर, तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। यहाँ पे अगर IC की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो IC की वैल्यू अल्फा के टर्म में 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO अपान 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है क्या, कोई कन्फ्यूजन है। अब देखिए, कभी कभी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाता है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको अभी इसके बारे में बता दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा होता है, इसमें दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। जब हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। किसकी,
इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, बनाने को मैं आपको बना के समझा दूंगा, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है वो बहुत सिंपल सी बात होती है। उसमें सिंपली आपसे ये पूछेगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में बनता है और उस टाइम पे कौन सी क्वांटिटी को हम वेरी नहीं कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में होगा, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके। बात समझ में आया? और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में होगा, इनपुट करंट को कांस्टेंट करके। बात समझ में आया? तो ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है बनाना हम लोग सीखेंगे अभी। एक में हम आपको समझा देंगे, बाकी बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सभी में होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, कंप्लीटली आप इसको ध्यान से पूरा लिख लीजिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को हमने कॉमन किया, कैसे ये सारी चीज़ें आई आप इसको देख लीजिए। कहीं पे सिंगल डाउट भी हो आपको तो पूछिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग जो है फिलहाल इसमें और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कभी कभी डाउट्स होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमें जो है फिलहाल इसमें एसी इनपुट्स देना हो तो कहाँ हम देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बायसिंग वोल्टेज है, ठीक है। अगर एसी इनपुट्स हमें देना हो तो हम यहाँ एसी इनपुट्स आप देते हैं और आउटपुट यहाँ पे लेते हैं, ठीक। अब हम इसकी जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे अगर, तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका ड्रॉ करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा होगा वो इनपुट वोल्टेज, ये किसके किसके बीच में होगा। इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE वर्सेस IE, ठीक है ना। IE जो होगा ये मिली एम्पियर में होगी करंट, ठीक। और ये होगा तो, लेकिन आउटपुट वोल्टेज VCB क्या होगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ किया जाता है वो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में होता है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे होगा IE, ये VI कैरेक्टरिस्टिक ही होती है सिंपल डायोड की, आप बस इतना समझिए। यहाँ होगा VBE, ठीक है। अब इसको आप सिंपली समझिए कि ये आपका एक क्या है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बना लें, समझना थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। P, हम लोग NPN पढ़ रहे हैं ना, NPN। आप मुझे बताएं, जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, इनको निगेटिव इसको पॉजिटिव से जोड़ रखे हैं, यहाँ पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, इधर वाले वोल्टेज को कांस्टेंट, मतलब हम पहले इसको जीरो कर दिए मान लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट रखे हैं। तो जब ये इसके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स हम बना रहे हैं तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनेगी, इस जंक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो नॉर्मल जो PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही बनेगी यहाँ से, ठीक है ना। नॉर्मल PN जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगर यहाँ पे ये कब, जब हमारा VCB क्या है, 0 है, ठीक है। और VCB अगर हम बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे इनिशियल कट इन वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज हमें ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, पहले से ही यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब मान लीजिए VCB की वैल्यू आपने कुछ बढ़ा दी 10 वोल्ट, मान लीजिए कुछ भी कर लिया थोड़ा सा, बात क्लियर है। तो नॉर्मल जो PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिल्कुल वैसी ही होगी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस में PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ड्रा करी थी बस उसी का। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर हमेशा याद रखिएगा कि जब हम कलेक्टर बेस के बीच में वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो जाती है किधर, IE की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक किधर शिफ्ट हो रही है, IE की तरफ। अब यहाँ देखिए, अगर हमें इनपुट रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस इसी कंडीशन में निकलता है। इनपुट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना हो RI, तो ये होता है क्या, डेल्टा VBE अपान डेल्टा IE। इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज और इनपुट करंट, ये हमारा होता है इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है ये कॉमन बेस मोड में क्या होता है, न्यूनतम होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का देख लिया जाए, जी समझ में आया। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ पे हमने अल्फा निकाला है, ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। अगर इसके रेंज की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अल्फा का मान कितना होता है। अल्फा का जो रेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, 0.9 से लेकर के 0.99, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स,
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ड्रॉ किसके बीच में किया जाएगा, VCB आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। जब एमीटर करंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा, यहाँ पे आपका VCB, यहाँ पे आपका IC, किसमें, मिली एम्पियर में। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों थोड़ी देर के लिए हम एमीटर करंट को जीरो मान लिए। एमीटर करंट के जीरो मानने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई सप्लाई ही नहीं है। एमीटर करंट अगर जीरो है तो मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो आप सिंपली इसको देखो, ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है ना, तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, ये निगेटिव से। ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है, किसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है। ऐसे ही स्मॉल करंट थी ना, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोल रहे थे, ICBO। ठीक है, लेकिन जब यहाँ हम एमीटर करंट को बढ़ाते जाएंगे, ये कब है, जब एमीटर करंट हमारा क्या है, और अगर हम एमीटर करंट को बढ़ाते जाएं तो ये करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर हम IE की वैल्यू यहाँ हमने बढ़ा दिया 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, ये आपका 8 मिली एम्पियर। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एमीटर करंट की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये कांस्टेंट ही माना जाता है, यहाँ एमीटर करंट कांस्टेंट ही है। देखिए एमीटर करंट जीरो पे था तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी, सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट था, सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट था। और जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया, ये हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला गया। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ इसमें डाउट होगा आप लोग इस पर डिस्कस करिएगा, पूछिएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।